हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्काईलाइट एजुकेटर्स। मैं आपके लिए लेके आई हूँ CUET विद स्काईलाइट, अ प्रैक्टिस सीरीज फॉर CUET इकोनॉमिक्स। एक ऐसी सीरीज जहां हम डिस्कस करेंगे एवरीडे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET 2025 में। इस सीरीज में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको आपके 12th बोर्ड्स में एंड CUET में पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो बने रहिए सीरीज के साथ एंड प्रैक्टिस करिए मिनी MCQs विद मी। Let's start with the first question of today's series. And the first question is, which of the following leads to depreciation? कौन से इवेंट्स हैं जिनसे डेप्रिसिएशन होती है? तो डेप्रिसिएशन मीन्स द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ सम फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू सम एक्सीडेंटल डैमेजेस और ड्यू टू सम फोरसीन ऑब्सोलेसेंस। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्मल वेयर एंड टियर, इट इज द राइट आंसर। सेकेंड, डैमेजेस ड्यू टू फ्लड्स, ये फोरसीन नहीं है, ये अनफोरसीन इवेंट है। Damages due to market crash? No, none of these is also not the answer क्योंकि the right answer is normal wear and tear. Okay, our second question is, dash is addition to stock of capital before making allowance for depreciation. ठीक है, यानी कि ये हमें बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन को अलाउ करने से पहले जो स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पहली बात तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट। तो ये डेप्रिसिएशन वाले जो हमारे ऑप्शंस हैं ये तो पहले ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। ओके, अब बिफोर मेकिंग अलाउंस यानी कि डेप्रिसिएशन को ट्रीट करने से पहले, तो तब तो इंक्लूडेड होगा। क्लियर? तो यानी कि आंसर इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the actual addition made to the capital stock of economy in a given period is termed as, okay, addition made to capital stock means investment। तो ये depreciation वाले ये जो options हैं ये तो पहले ही exclude हो जाएंगे। okay, अब actual addition means the net addition, obviously its answer is net investment, यानी कि B option is the right answer. Okay, our next question is, identify which of the following is not considered as normal resident of India. ध्यान से देखिए, not considered पूछा है। Okay, our first option is an Indian citizen working in US embassy located in New Delhi. Indian citizen New Delhi, ठीक है, और वर्किंग इन यूएस एम्बेसी, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। क्लियर? एंड इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन चाइना, इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले इंडियन ऑफिशियल्स भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। क्लियर? एंड इंडियन डिप्लोमेट्स विजिटिंग कनाडा फॉर अ समिट, वो कनाडा सिर्फ समिट के लिए जा रहे हैं, वहां उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, तो यानी कि ऑब्वियसली दे आर आल्सो द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। An Indian working in an American company located in New York for a period of more than 1 year. ध्यान से देखिए, अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में जाने वाला यानी कि वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash refers to the difference between indirect taxes and subsidies. Indirect taxes and subsidies का difference is net indirect taxes. Clear? जब आप indirect taxes में से subsidies को लेस करते हो तो आप कहां पहुंचोगे? आप जाओगे net indirect taxes, यानी A option is the right answer. Clear? Next question, which of the following is or are the goals of macroeconomics? Macroeconomics means the economics that studies the economic activities at a larger level.
that deals with economic problems on a level of economy as a whole. Clear? So to achieve higher level of GDP, obviously this is the ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन गोल क्या है? हमारी जीडीपी का अच्छा ग्रोथ देखना, हायर लेवल ऑफ जीडीपी अचीव करना. टू अचीव हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट का हायर लेवल अचीव करना. स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, प्राइस स्टेबिलाईजेशन, यानी कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है लाइक डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, उनसे बाहर निकलना. All of these, yes, the right answer is all of these, because all these 3 points are the goals of macroeconomics. Clear? Next question. What are the tools of macroeconomics? Macroeconomics के tools के बारे में हमें बताना है. तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑब्वियसली द टूल ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. वो आरबीआई यानी कि देश के सेंट्रल बैंक की तरफ से बनाई जाने वाली पॉलिसी है. फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी है. ये दोनों लार्जर लेवल पे फॉर्म की जाती हैं ताकि इकोनॉमी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके. क्लियर? इनकम पॉलिसी इज ऑल्सो नॉट द पॉलिसी मेड फॉर एन इंडिविजुअल, it is a macro level policy. So all these 3 policies are the major tools of macroeconomics. Yani ki the right answer is all of these. Clear? Okay, next question. The study of groups and broad aggregates of the economy is known as. So study of groups and broad aggregates of economy is known as. तो बड़े लेवल की इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती क्योंकि वो ग्रुप्स के साथ नहीं, वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है. क्लियर? एग्रीगेट्स को वो स्टडी नहीं करती. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म मैक्रो मींस लार्ज, इट डील्स विद द ग्रुप्स एंड एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. क्लियर? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, नो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम टर्म एक इकोनॉमी की कर रहे हैं, तो उसकी 2 ही ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. क्लियर? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन. 9th क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. Which of the following is a macroeconomic study? Macroeconomic study कौन सी है? तो look at the options. गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. यस, गवर्नमेंट बजट एक फिस्कल पॉलिसी है और ये जो पॉलिसी है इसे हम गवर्नमेंट बनाती है हमारी कंट्री की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. तो ऑब्वियसली इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी. प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, ये एक स्मॉलर लेवल की बात हो रही है, एक कमोडिटी की बात यहाँ पे हम नहीं करते मैक्रो में. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इज जस्ट एन इंडिविजुअल एजेंट ऑफ द इकोनॉमी. तो सिर्फ इंडिविजुअल एजेंट्स यानी प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स को जब आप अलग अलग पढ़ते हो तो आप वो माइक्रो में पढ़ते हो, ना कि मैक्रो में. Clear? Consumers equilibrium is also the same explanation goes for the consumer equilibrium. Consumer यानी कि एक इंडिविजुअल एजेंट की आप स्टडी करते हो, वो भी आप माइक्रो में करते हो. क्लियर? तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज which of the following are studied in macroeconomics? Macroeconomics में हम क्या स्टडी करते हैं? तो देखिए, नेशनल इनकम. yes, national income is the income of whole economy, all the country. ठीक है, आगे. प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, नो. बिहेवियर किसका? बिहेवियर ऑफ फर्म्स. ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ फर्म्स यानी कि ऑब्वियसली आप एक इंडिविजुअल, एक माइक्रो लेवल की स्टडी है ये. क्लियर? एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स माइक्रो में स्टडी किए जाते हैं. तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन. तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी में आपकी हेल्प करेंगे. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर